दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में मौजूदा दौर में एनडीए कैसे चल रहा है और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे चल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि एक तरफ बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन रात चरमराती जा रही है। लगभग हर जिले से कहीं ना कहीं से बड़ी बड़ी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। चाहे पटना में व्यवसायी खेमका की हत्या हो, चाहे राज्य के दूसरे इलाकों में जो लोग हताहत हो रहे हो, उनका मामला हो। दरअसल अब विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। और आवाज किस रूप में उठ रही है? सबसे पहले राज्य के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सवाल उठाया। नीतीश कुमार की सरकार के मंत्री ने राज्य सरकार के पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाया और सीधे सीधे कहा कि बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया का जो संगठित गिरोह है, उसे बिहार पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है। सवाल पुलिस पर, लेकिन सवाल उठा कौन रहा है? राज्य में सत्ताधारी गठबंधन की सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। और दूसरा सवाल, एनडीए सरकार में मंत्री, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, नरेंद्र मोदी को अपना हनुमान बताने वाले चिराग पासवान उठा रहे हैं। चिराग पासवान का ट्वीट आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारियां क्या है। अब सवाल उठता है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारियां क्या है। ये बात जब चिराग पासवान कह रहे हैं, तो क्या 2020 वाले मोड में वो फिर से जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर एनडीए के अंदर सहमति कायम हो चुकी है? और उसी सहमति पर के आधार पर कभी अमित शाह का इंटरव्यू आ जाता है, जिस इंटरव्यू में कह दिया जाता है कि बिहार में फिलहाल तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, लेकिन चुनाव के बाद बिल बैठकर तय करेंगे। चुनाव के बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। विजय सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की तमन्ना रखते हैं और अब तो सीधे सीधे नीतीश कुमार जो बिहार में मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, यानी जिनके डायरेक्ट कंट्रोल में बिहार पुलिस है, बिहार के डीजीपी हैं, तमाम जिलों के एसपी हैं, थानेदार हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे सवाल। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल विपक्ष उठाए, उठाना भी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल सरकार में रहने वाले लोग उठाएं तो थोड़ा अटपटा लगता है। बिहार में इसमें कोई शक नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार एक दो राहे पर खड़ा है। और सवाल तो यह भी उठता है क्योंकि जब से नीतीश कुमार ने मीडिया बाइट देनी बंद कर दी, मीडिया को इंटरव्यू देना बंद कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया, बिल्कुल नरेंद्र मोदी वाले रास्ते पर चले गए कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया बाइट भी नहीं देते, हाँ कभी कभार इंटरव्यू जरूर दे देते हैं। बिल्कुल जब नरेंद्र मोदी वाले मोड में नीतीश कुमार चले गए, उसके बाद तो बिहार को चला कौन रहा है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। दिल्ली के बारे में तो आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी मीडिया के सवालों से भागते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो वहां के बारे में कह सकते हैं कि एक पुराने अधिकारी, रॉ के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए हैं और बताया जाता है कि सरकार चलाने में उनकी भूमिका बड़ी रहती है। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना दिए गए। ये तमाम बातें चलती हैं, लेकिन पटना के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एनडीए के अंदर जब से नीतीश कुमार ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, उसके बाद से ताकत किसके पास है? क्या ताकत नीतीश कुमार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी माने जाने वाले दीपक कुमार के पास है? क्या ताकत उनके इर्द गिर्द रहने वाले विजय चौधरी जैसे मंत्रियों के पास है? या ताकत बिहार की ब्यूरोक्रेसी के पास है, या वाकई नीतीश कुमार के पास है? इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब एक तरफ उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उठा रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच की जो खबरें हैं वो लगातार सुर्खियां बटोरती रहती है। कल भी जब नीतीश कुमार अपने घर से पटना भ्रमण पर निकले, तो लालू यादव भी लगभग उसी समय निकल गए। वो भी पटना की सड़कों पर घूमते नजर आए। क्या दोनों के बीच कोई मीटिंग पॉइंट भी बनी थी? और दोनों ने एक ही समय में पटना की सड़कों की निगरानी का फैसला, पटना में सड़क पर निकलने का फैसला क्यों किया, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच, सभी सवालों के बीच, बिहार विधानसभा का खत्म हो रहा कार्यकाल और बिहार का विधानसभा चुनाव
और इन सब के पहले विधानसभा का मानसून सत्र आता है। आमतौर पर देश के दूसरे राज्यों में देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इतना सहयोगात्मक रवैया कहीं किसी राज्य में दिखाई नहीं देगा। आप महाराष्ट्र में जाकर देख सकते हैं, जहां महाराष्ट्र में चाहे जैसे भी चुनाव हुए हों, चुनाव तो हुए हैं और चुनाव हुए हैं तो नतीजों को हमें मानना पड़ेगा और नतीजों को हम चाहे किसी तरह से माने, अगर नतीजों को हम सही मानते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री भी मानना पड़ेगा, उनके बहुमत को भी स्वीकार करना होगा। लेकिन महाराष्ट्र में हारा हुआ विपक्ष भी देवेंद्र फडणवीस को बख्श नहीं रहा है। किसी दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में देखें, दूसरे राज्यों में देखें, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के प्रति आक्रामक रवैया अपनाता रहा है और यही विपक्ष का धर्म भी है कि वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की कमियों को संसद से लेकर सड़क तक, विधानसभा तक उसे उजागर करने का काम करे। यही काम विपक्ष का होता है। लेकिन बिहार में स्थिति यह है कि जनता दल यूनाइटेड एक पालकी है और उस पालकी को जो फिलहाल विपक्ष में है वो भी ढोने को बेताब दिखते हैं। जो आज पालकी को ढो रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर चाहे जितना सवाल उठाएं, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जितने भी सवाल खड़े करें, वो भी उस पालकी को ढोते रहे हैं और जब पालकी उनके हाथ से खिसक जाती है तब वो ढोने के लिए वो भी बेताब हो जाते हैं। आखिर क्या खासियत है उस पालकी में? जेडीयू नाम की इस पालकी को ढोने के लिए तमाम दलों के लोग क्यों तैयार रहते हैं? क्या बिहार की सियासत में इतना कोऑपरेशन, इतना सहयोगात्मक रवैया जो देखने को मिल रहा है, उस सहयोगात्मक रवैये के बीच में लॉ एंड ऑर्डर पर जब सवाल उठाया जाता है तो कहीं ये फिक्स मैच तो नहीं है? कई तरह के सवाल हैं जिन सवालों को अभी कम से कम आज जब 12 जुलाई की तारीख है, 21 जुलाई से विधानमंडल का अंतिम सत्र शुरू हो रहा है और उस अंतिम सत्र के दरमियान और उस अंतिम सत्र के पहले जो बचे हुए 9 दिन हैं, क्या इन 9 दिनों में बिहार की सियासत में कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा? बड़े सवाल हैं। एनडीए के अंदर अब तक सीट शेयरिंग की चर्चा तक शुरू नहीं हुई, ऐसी खबरें हैं। इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के अंदर लगातार चर्चाएं हो रही है। बिहार कांग्रेस के लोग अपनी सीटों के मामले पर, कांग्रेस की स्ट्रेटजी के मामले पर आला कमान से चर्चा करने, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करने वो दिल्ली आ रहे हैं। 14 जुलाई को यानी परसों ये मीटिंग होगी। बिहार में मीटिंग कब होगी किसी को नहीं पता। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोतिहारी जा रहे हैं। अब मोतिहारी में वो क्या बोलेंगे? 10 साल 11 साल पहले जिस चीनी मिल का चाय पीने की बात कही थी वो चाय पिएंगे नहीं पिएंगे, या नीतीश कुमार उन्हें पहले ही कोई कड़वी चाय, राजनीतिक रूप से कड़वी चाय पिला देंगे? इन तमाम बातों को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की सियासत में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। बड़ी खिचड़ी इस रूप में पक रही है क्योंकि आज लालू यादव ने ट्विटर पर एक पोस्टर जारी किया और लालू यादव ने जो पोस्टर जारी किया उसमें एनडीए के ऊपर तंज कसा और जब एनडीए के ऊपर तंज कसा उसमें नीतीश कुमार को दबा हुआ, झुका हुआ दिखाया। वो फोटो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से उस फोटो में उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी एनडीए की कृपा पर एक भी विधायक उनकी पार्टी के नहीं है तब भी राज्यसभा भेजे गए हैं, उनकी फोटो उसमें नहीं है। तमाम घटक दलों के नेताओं की फोटो है, चाहे सम्राट चौधरी की हो, खुद नीतीश कुमार की हो, चिराग पासवान की हो या जीतन राम मांझी की हो, सबकी फोटो है। उपेंद्र कुशवाहा की फोटो उसमें उस तंज भरे अंदाज में जो पोस्ट किया गया है उसमें नहीं है। क्या कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने बख्श दिया है? और इंडिया गठबंधन के अंदर जो सीटों का मामला अटक रहा है, उन सीटों के मामले के अटकने के पीछे नीतीश कुमार को बिल्कुल आखिरी दौर में साथ लाने की कवायद तो नहीं है। बिहार की राजनीति में कब क्या घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी सावन का महीना शुरू हो चुका है और 2017 में बिहार में विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद को देखें या 2022 में बिहार में विपक्ष परिवर्तन की बुनियाद को देखें, सावन का महीना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और सारे राजनीतिक खेल इसी दरमियान होते हैं। तो क्या उस खेल की घड़ी अब करीब आ गई है? जो गॉसिप मीडिया में चल रहा है, जो गॉसिप सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों के बीच अंदर खाने जो चल रहा है, उसकी माने तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वाकई ठीक नहीं है। वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है बकौल इन गॉसिप के। लेकिन जो गॉसिप जनता दल यूनाइटेड के अंदर चल रहा है
जो गॉसिप राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से सामने आता है उसमें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को इतना खराब नहीं बताया जाता जितना प्रचारित किया जाता है। अब वस्तु स्थिति क्या है? आजकल नीतीश कुमार किसी से मिल भी नहीं रहे, लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम वाली पेंशन योजना में 400 से 1100 रुपए करने का ऐलान किया और उसके बाद वहां पर जो भाषण दिया, उनके भाषण को देखते हुए कोई कतई ये नहीं कह सकता कि नीतीश कुमार कहीं से कम उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब तो कोई नहीं कर सकता। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। मुद्दा दरअसल ये है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर जब भाजपा और लोजपा के नेता सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा? जब वो नीतीश कुमार को वाकई यदि ये दिखाई दे रहा है, तो क्या दीवार पर लिखी हुई इबारत को वो पढ़ पाने में सक्षम नहीं है? ये सब ऐसे सवाल हैं, जिन सवालों के इर्द-गिर्द बिहार की सियासत को अगले 4 महीने तक घूमना है। जब तक विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक घूमना है। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रीय जनता दल, क्या उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की सत्ता को मौजूदा परिस्थितियों में एनडीए को हरा सकता है? वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का मामला, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मामला, ये अलग है। आज ही मैं देख रहा था कुछ चैनलों पर कि किस ढंग से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का मामला चल रहा है। कैसे जबरिया किसी का दस्तखत कोई कर रहा है और आनन फानन में किसी तरह से भरे हुए फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। किसके नाम वोटर लिस्ट में बचेंगे, किसके काटे जाएंगे, यह मुद्दा अपनी जगह है। लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि तमाम वेरिफिकेशन एक तरफ, पहले पॉलिटिकल वेरिफिकेशन तो हो जाए, जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन का वेरिफिकेशन तो हो जाए कि क्या वाकई वो इधर तैयार है। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों की माने, अगर जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटें या कम से कम 110 सीटें नहीं मिली, तो गठबंधन बदलने के लिए 30 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। 30 मिनट का वक्त भी काफी होता है और स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह का कॉन्फिडेंस आता कहां से है? इस तरह का कॉन्फिडेंस उस सामाजिक गठजोड़ की बुनियाद से आता है। इस तरह का कॉन्फिडेंस विपक्ष के साथ कम्युनिकेशन गैप ना होकर लगातार कम्युनिकेशन चलते रहने की परिस्थितियों से आता है। और इस तरह का कॉन्फिडेंस जब आता है, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का अभी 2 दिनों पहले दिया गया वो बयान याद कर लीजिए, जिसमें पूछा गया कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहां पलटते हैं, कोई आकर उनके साथ जुड़ जाता है तो कोई उनका साथ छोड़कर चला जाता है। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया कि नीतीश कुमार पलटते नहीं है। तो इस स्वीकारोक्ति के पीछे का मतलब क्या है? क्या वाकई बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, जहां सहयोगी दल सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी और लोजपा लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, और वाकई सवाल उठाना भी चाहिए जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन कैबिनेट में रह करके सवाल उठाए जाए, ये थोड़ा अटपटा लगता है। और जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर इतना नैतिक साहस क्यों नहीं बच रहा कि जनता के बीच जाकर सीधे सीधे कहें कि हम इस सरकार का हिस्सा नहीं है, हम इस सरकार से अलग हैं, तो सत्ता की मलाई भी खानी है और सवाल भी उठाने हैं। और सवाल उठाने से जो सरकार की किरकिरी हो रही है, उस किरकिरी हो रही परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार गठबंधन बदलने की सूरत तक चले जाएंगे? अभी बिहार की राजनीति एक बड़े कंफ्यूजन के दौर में चल रही है और इस कंफ्यूजन का पटाक्षेप होने में कम से कम 21 जुलाई तक की जो तारीख है, मॉनसून सत्र की जो तारीख है, उस तारीख का इंतजार किया जाना चाहिए। पहले भी मैंने आपसे कहा था, एक वीडियो में बताया था कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार का विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने से रोकने का चक्र या कुचक्र जो भी कथित तौर पर रचा जा रहा है, सबकी जानकारी नीतीश कुमार को है। और जब सबकी जानकारी नीतीश कुमार को है, तो नीतीश कुमार अचानक विश्वास मत हासिल करने की हद तक भी जा सकते हैं। और विश्वास मत हासिल करने का मतलब क्या होता है, ये कोई भी बहुत आसानी से डिकोड कर सकता है कि बिहार की सियासत की दशा और दिशा क्या हो सकती है। अभी की स्थिति में बिहार एक अबूझ पहेली है। अबूझ पहेली भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से नहीं, उसके लिए तो हमेशा से अबूझ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की दाल यहां गल नहीं पाती। अभी फिलहाल राजनीतिक दलों के गठबंधन के लिहाज से भी बिहार एक
विचित्र स्थिति में फंसा हुआ है कि दोनों गठबंधनों का अंतिम स्वरूप क्या होगा। क्या मुकेश सहनी उधर महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? और इन सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार अंततः उस परिस्थिति में क्या करते हुए नजर आएंगे जिस परिस्थिति में उनका अपना सहयोगी ही उनकी सरकार के इकबाल पर, उनकी पुलिस के इकबाल पर सवाल उठा रहा है। इकबाल पर सवाल उठाना नीतीश कुमार स्वीकार नहीं करते, कभी नहीं किया। गैसल रेल दुर्घटना के दरमियान भी उन्होंने इस्तीफा दिया, उस दौर में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। 7 दिनों की सरकार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। और जब लोकसभा में केवल 2 सीटें आई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तन कर खड़े हुए, बिहार ने साथ नहीं दिया उस लोकसभा चुनाव में, तब भी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। आज की परिस्थितियों में इस बात इस्तीफे की नहीं, बल्कि बात उस चीज की हो रही है कि विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी नतीजा आना है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बननी है, उसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा फैक्टर इसी पर निर्भर करता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार, थोड़ा इंतजार कीजिए। अंदर खाने चर्चाएं तो बहुत है, परिस्थितियां बहुत गर्म है, लेकिन देखते जाइए कि होता क्या है। क्या एनडीए के द्वारा उन्हें रोक लिया जाएगा, या दूसरी तरफ बात बहुत आगे बढ़ जाएगी या बढ़ चुकी है? चंद दिनों में पटाक्षेप हो जाएगा। कानून व्यवस्था के सहारे बिहार में नीतीश कुमार के इकबाल पर सवाल उठाना आमतौर पर विपक्ष के लिए एक आदर्श परिस्थिति जरूर है, लेकिन मूल सवाल यही है कि बिहार में विपक्ष कौन है और सरकार का सहयोगी कौन है। क्या इस बात को, यदि कागजों के आंकड़ों को छोड़ करके वास्तविक स्थिति पर बिहार का कोई भी राजनीतिक विश्लेषक बता पाने की स्थिति में है कि कौन सहयोगी है और कौन विपक्ष है? कागज पर आज भाजपा है, कल कोई और हो सकता है। गीता का उपदेश यहाँ पर कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये सबसे ज्यादा बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर लागू होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन परिवर्तन तो बिहार में होता नहीं, विपक्ष के लेवल पर परिवर्तन होता है, सत्ता पक्ष के लेवल पर होता नहीं है। लेकिन क्या इस बार उस परिवर्तन के पहले भी एक परिवर्तन संभव है? देखते जाइए। बीजेपी का रुख, बीजेपी का रवैया, चिराग पासवान का खेल, ये जिस दिशा में इशारा कर रहा है, उससे बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ी हलचल होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इंतजार कीजिए कि वो हलचल किस दिशा में जाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।